नमस्कार, मैं हूं ओम परमार, राष्ट्रीय महासचिव देश बचाओ पार्टी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, या फिर आप खुद किसान हैं तो फिर आप प्रत्यक्ष रूप से देख ही पा रहे होंगे कि इस समय हमारे देश में ज्यादातर 4-5 जो राज्य हमारे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इसमें अनावश्यक वर्षा, ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात जिसे कहें, बुरी तरह से फसलों को बर्बाद कर गई है। ओलावृष्टि ने पूरी तरह से फसलों को चौपट कर दिया है। सरकारों का क्या रुख रवैया है वो अभी आपको अखबारों से, टीवी के माध्यम से पता चल पा रहा है। अखबार और टीवी कितनी इस खबर को तवज्जो दे रहे हैं वो भी आपसे पूरा खेल छुपा नहीं है। आपको याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसान की चर्चा किसी दिन विस्तार से हम करेंगे। मैं अपने विचार किसानों पर रखूंगा और वो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप कृपा करके थोड़ा सा समय दें और मेरी बात को पूरी तरह सुनें। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि लोग कहते हैं कि भैया आप ज्यादातर नकारात्मक क्यों हैं। मतलब जो लोग मुझे जानते हैं या सोशल मीडिया से मुझसे जुड़े हैं, तो अक्सर करके मैं विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय जब रखता हूं तो लोग कहते हैं कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप नकारात्मक हैं, हर चीज के प्रति आप नकारात्मक विचार रखते हैं। हो सकता है उनको ऐसा लगता हो, लेकिन मैं इसमें अपनी, कह सकते हैं, सफाई में कह सकता हूँ, या अपना पक्ष जो मैं रख रहा हूं, मैं यही कहना चाहूंगा कि नकारात्मक तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं एक आम आदमी हूं, एक आम किसान हूं, एक आम बेरोजगार हूं, एक आम युवा हूं इस देश का। तो चीजों का, छोटी से बड़ा जो घटना इस देश में होती है उसका मुझ पर सीधा सीधा असर होता है। मान के चलिए कि जैसे अब लॉकडाउन की बात करें तो हो सकता है कि वो सरकार की मजबूरी थी या समय ऐसा आ गया, महामारी थी, तो लॉकडाउन के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसका असर मुझ पर जरूर सीधा सीधा प्रभावित में कैसे हुआ, क्योंकि उसी समय पे मैंने अपना एक कोई छोटा मोटा काम शुरू किया था। कुछ लाख रुपए लगा के एक डेयरी उद्योग की शुरुआत करी थी। 7-8 महीने चला और वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया लॉकडाउन के दरमियान। तो अब मैं उस पर अपने विचार रखूं तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी कैसे हो सकती है। तो मैंने उन लोगों के दर्द को भी समझा, जिन लोगों को, जो छोटे और मझोले जो उद्योग थे, जो मेरी जैसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उन लोगों के भी उद्योग धंधे तबाह हो गए। या जिन लोगों की मजदूरियां छूटी दूसरे शहरों से, अब उन्होंने गांव में आके कैसे एडजस्ट किया, दोबारा जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो वो सारी चीजें भी मेरे संज्ञान में, तो उनके दर्द को भी मैंने महसूस किया और मैंने जो है उस पर अपने जब विचार रखे तो आपको हो सकता है नकारात्मक लगे हों। अब बात करते हैं कि जैसे गाय की समस्या है इस देश की, तो गाय जब मेरे खेतों को खाती है, मैं रात रात भर वहां रखवाली करता हूं खेतों पर बैठकर, तो गाय से मुझे तकलीफ होगी तो मैं नकारात्मक ही रखूंगा। उसके अलावा भी जब गाय परेशान दिखती है, जब गाय प्यासी दिखती है, गाय जब सड़ती है, गाय को चोट लग जाती है और जब मुझे दिखाई देती है, मेरे संपर्क में, मेरे संज्ञान में आती, तो मैं उसका इलाज करवाता हूं। वह भी मेरे लिए एक परेशानी का विषय है, क्योंकि हम गाय की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। गौ हमारे यहाँ माता मानी जाती है, होती है, तो उसका दर्द भी नहीं देखा जाता, तो वहां भी अब मैं नकारात्मक अगर बोल रहा हूं उसके विषय में कि ये व्यवस्था जो सरकार को करनी चाहिए, कागजों में ही गौशाला नहीं चलनी चाहिए, गौशाला जमीन पे भी आनी चाहिए, क्षेत्रीय लेवल पे, या उसके जो भी समाधान मैंने एक पहले वीडियो के माध्यम से सुझाए थे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो अब बात हम किसान की कर रहे हैं, तो भैया जब मेरे 50 किलो के बैग में से आप 5 किलो डीएपी कम कर लोगे, फिर उसके रेट में भी 400-500 रुपए बढ़ा दोगे, उसके बाद वो समय पे मिलेगा भी नहीं, उसके लिए लाइनों में लगना पड़ेगा, किसानों में आपस में सर फटाई होगी, और फिर वो जो है ब्लैक से लेना पड़ेगा। तो आप सोचते हैं कि मैं सकारात्मक हो जाऊं, मैं तो नहीं हो सकता। मैं एक शब्द, मैं छोटे से, मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं, जो लोग ये पूछते हैं कि नकारात्मक क्यों, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप परेशान क्यों हैं। तो भैया मुझे जहां तक लगता है मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे मुंह में जुबान है,
मुझे बोलना आता है, मैं चीजों को एक्सप्लेन करना जानता हूँ और मैं अपने दुख को सार्वजनिक रूप से कह देता हूँ। जो भी मंच मुझे मिलता है, चौक चौराहे पे, चाय की टपरी पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या जहां भी, और जो चीजें मेरे ऊपर गुजरती हैं, अगर रोडवेज बस का किराया बढ़ेगा और सुबह मेरा बेटा ट्यूशन रोडवेज से जाएगा तो 10 रुपए की जगह 15 रुपए मुझसे मांगेगा, तो मुझ पर सीधा असर उसका होता है। सीमेंट की बोरी में अगर 5 रुपए बढ़ते हैं, 10 रुपए बढ़ते हैं और मैं इस समय में अपने मकान वगैरह कुछ बनवा रहा हूँ, तो मुझे पर उसका सीधा असर होगा। मुझे नहीं पता कि जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके पास कौन सा कीड़ों का खजाना उनके पुरखे छोड़ गए, या कोई उनके पास ऐसा कोई ब्लैक मनी है, क्या है वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन जो लोग एक सीमित आमदनी में और सीमित किसान लोग हैं, जिनकी एक निश्चित एक सीमित व्यवस्था है, उन लोगों को हर चीज से तकलीफ होती है और मैं भी उसी तबके से आता हूँ। आज किसानों के साथ जो हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे पिछले फरवरी के महीने में कितने दिन जो है पाला जमा था। उस पाले ने कहीं तो पूरी तरह फसलों को तबाह किया, कहीं पर आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाया। मेरे यहाँ चूंकि सरसों की, गेहूं की, चना की, मसूर की और थोड़ी बहुत आलू की प्रमुख फसलें होती हैं जिस इलाके में मैं रहता हूँ, और मेरे यहाँ पर सरसों की जो औसत पैदावार होती है वो पक्का बीघा यानी 20 बीसे का जो बीघा होता है, उस बीघे में औसत पैदावार 15 से 18 मन तक होनी चाहिए। अब जो है वो औसत पैदावार भी किसान की इस बार से जिन्होंने सरसों निकलवा ली है, इस ओलावृष्टि से पहले उनकी औसत पैदावार आ रही थी 7, 8 या 10 मन के बीघे के हिसाब से। अब इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेशन आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा, तो किसान की लागत इसमें से लागत मूल्य नहीं निकलेगा। ऊपर से अगर बात करी जाए रेट की, तो हमारे यहाँ जो स्थानीय मंडी है उनमें 5000 से 5500 रुपए बिना लैब टेस्टिंग के सरसों बिकी है और किसानों ने बेची भी है। और किसान को इसलिए बेचनी पड़ती है क्योंकि किसान के पास जब वो लागत के लिए पैसे लाता है, पता नहीं किसी आप जैसे भाई से लाता है या किसी बैंक से लाता है या अपनी घरवाली का मंगलसूत्र, चूड़ी इत्यादि गिरवी रखता है सोने के जेवर, तब लाके लगाता है। उसके बाद में ये महीने जो हमारे यहाँ होते हैं हिंदू में, उनमें शादी विवाह का मुहूर्त होते हैं इन्हीं दिनों। तो अक्सर करके या तो किसी के घर में शादी होती है, वो घर में नहीं होती तो रिश्तेदारी में किसी मामा के यहाँ, साड़ू के यहाँ, बुआ के यहाँ, ससुराल में कहीं भी 1-2 शादियां होती हैं, और घर में होती है तो फिर मोटे बजट की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में किसानों को ऐसा लगता है कि कब जल्दी से जल्दी मेरी फसल मेरे पास आ जाए और मैं उसको बाजार में बेच के किसी का जो कर्जा है वो चुका दूं और जो मेरी व्यवस्था है वो देख लूं, तो उसको फसल बेचनी पड़ती है। वही हाल हुआ, यही हाल हुआ था बाजरे के समय पे। आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मुझे याद है, इसी वर्ष की बात कर रहा हूँ। बाजरा जैसे ही पक्के खेतों में आया था, कुछ फसलें कटी पड़ी थी, कुछ खलिहानों में पड़ी थी, और ओला बारिश हुई और बारिश ने पूरे बाजरे की फसल को सड़ा दिया था। इतने इतने बड़े पौधे हो गए आए थे बालियों में, आपने देखा होगा। और जो चारा उसका होता है, जिसे हमारे यहाँ करब कहते हैं, बाजरे के जो डंठल जो चारे के रूप में, वो भी सड़ गए थे। तो चारे के लिए भी बहुत बड़ी तबाही हुई। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो हुआ कि जो पशु ऐसे थे जो दूध नहीं दे रहे थे, पालतू पशु थे लेकिन वो दूध नहीं दे रहे थे, वो मजबूरी में लोगों ने जो है कट्टी खानों को, कसाईयों को बेच दिए। तो पशु उसकी वजह से कट गए। ये मामूली बात नहीं है किसान के लिए, उसके पशु को कट्टी में बेच देना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो लोग किसानों को गद्दार बोलते हैं, जो लोग किसानों को देशद्रोही बोलते हैं, वो लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि किसान जब अपने पशु को कट्टी खाने में बेचता है उसके ऊपर क्या गुजरती है, क्या हालात रहे होंगे। आपको तो फर्क, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से लोगों तो सिर्फ किसानों की आत्महत्या एक मात्र आंकड़े हैं जो अखबार में आप पढ़ लेते हैं कि इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली। आपको तो फर्क इस बात से भी नहीं पड़ता कि 2016-17 के बाद किसानों के सही आंकड़े आत्महत्याओं के भी हमारे पास कहीं किसी माध्यम से नहीं मिल रहे। तो भैया हालात इस देश की ये है कि जो देश अपनी मिट्टी को मारता है, जो देश अपने किसान को मारता है, वो देश अपने आप को ही मार लेता है। मुझे नहीं पता कि इन सरकारों की, मैं एक सरकार को न टारगेट कर रहा हूं, न किसी को आरोप लगा रहा हूं। मैं पिछले 70 साल से आज तक जो रही है इस देश में सरकार है, मैं उन सब की बात कर रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि इनकी क्या मंशा है, ये क्यों किसान को मार देना चाहती हैं। किसानों के हित में आज तक सरकारों के कोई फैसले ऐसे नहीं आए जिससे किसान सुरक्षित हो, मजबूत हो, उसकी आमदनी का एक निश्चित जरिया बने। फसल बीमा कितनी सुरक्षित है साहब, कितने % किसानों की फसल जब बर्बाद हो जाती है ओले से,
अनावश्यक वर्षा से, बाढ़ से या अन्य प्रकोप से कितने % लोगों को बीमा मिलता है, जबकि आपको पता होगा कि बीमा तो हम जब किसान क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो आपकी प्रीमियम काट लिया जाता है। तभी हम जब आपने पढ़ा होगा कि खाद तो खाद बीमा भी साथ, खाद का जो यूरिया का DAP का पैकेट लेके आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि खाद तो खाद बीमा भी साथ। ये क्या है? यानी उसमें बोरी के साथ हमको खरीदने के लिए बीमा के पैसे भी हमसे काट लिए कंपनी ने कि ये साहब 300 रुपए की बोरी थी, आपसे 310 इसलिए ले रहे हैं कि आपका बीमा भी इसमें इंक्लूड है, जोड़ दिया गया है बीमे का पैसा। हम सरकारी जो सहकारिता विभाग के जो गोदाम बने हुए हैं, सोसाइटी जिन्हें कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनसे जब हम खाद बीज इत्यादि लेते हैं तो वहां भी प्रीमियम बीमे का काट लिया जाता है हमसे। भूमि विकास बैंक से जब हम लोन लेते हैं, वहां भी KCC लेते हैं, वहां भी सब हर जगह हमसे बीमे का पैसा काटा जाता है प्रत्येक किसान से। और ज्यादातर किसानों को पता नहीं होता, इनको पता होता है वो कहते हैं भैया बीमा मिलता नहीं, मेरा मत काटो। लेकिन ज्यादातर लोग जब KCC की ब्याज जमा कराने जाते हैं तो वे समझते हैं कि मेरी ब्याज इतनी होगी। किसान ज्यादातर इस देश में अनपढ़ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो सरकारों के मतलब बीमा कितने आपको मिल जाते हैं, या फिर ओलावृष्टि के बाद में जो चेक आते हैं ना सरकार से, हमारी आपकी उम्र में भी बहुत सारे आ गए होंगे और बुजुर्ग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत तमाशे देखे होंगे। 700-800 रुपए बीघे के चेक आते हैं सरकार से किसान राहत के नाम पर। 700-800 रुपए पर बीघे के हिसाब से मुआवजे मिलते हैं सरकारों की तरफ से जब ओलावृष्टि हो जाती है, जब बाढ़ फसलें तबाह कर देती है या किसी के खेत में और कोई घटना हो जाती है तो, या फिर इससे अधिक 2000 आ गया या 3000 आ जाए, फर्क क्या पड़ता है। जुताई का भी आप खर्चा लगाएंगे तो 5000 लमसम साल में एक बीघे का आता है। श्रीमान क्या कमा रहा है किसान इस देश में, क्या खा रहा है, ये सरकारों के पास तो आंकड़े नहीं, लेकिन सरकार आके आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, इस देश के जो जिन लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, देश की आवाम से, आम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि किसान की स्थिति तो आप उसके घर पर आकर जब देखोगे तब पता चलेगा। आप जाके देखिए किसान की हालत उनके स्कूलों में जिनमें बच्चे किसानों के पढ़ते हैं, गांव देहात के जो विद्यालय हैं, ब्लॉक लेवल पे जो विद्यालय हैं, प्राइवेट या सरकारी विद्यालय की बहुत छोटी सी फीस होती है, वो उससे किसान से दी नहीं जाती। बच्चा जब घर पे आता है और माँ से रोता है कि माँ मेरी फीस नहीं दी, बोलती है अपने पिता से बोलना, और पिता जब आता है तो बगलें झाँकता है क्योंकि उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती। हर साल हर आदमी सम्मान से जीना चाहता है श्रीमान, और जो आदमी 48 डिग्री टेम्परेचर में खेती कर रहा है, जो -डिग्री डिग्री टेम्परेचर में खेती कर रहा है, वो आदमी बहुत ज्यादा अपने सम्मान के प्रति जागरूक होता है। कर्मठ आदमी चोर नहीं होता, लेकिन उसकी मजबूरी ऐसी है कि बच्चों की फीस तक नहीं दे पाता। माँ की मोतियाबिंद के लिए 3-3 साल, आंखों के माँ के या पिताजी के मोतियाबिंद के लिए 3-3 साल 4-4 साल इंतजार करता है कि अब की बार फसल मेरी अच्छी हो जाएगी तो मैं अपनी माँ के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा दूंगा। क्योंकि सरकारी अस्पतालों के हालात तो आप किसी से छुपे नहीं है। कितने लोग इलाज करवाने चले जाते हैं सरकारी अस्पतालों में। तो किसान को बेईमान बोलने वाले लोग, किसान को गद्दार हरामखोर बोलने वाले लोग, हाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, उन टैक्स पेयर्स से जो 35,000, 40,000, 50,000 रुपए की प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं ना श्रीमान, वो हम जैसे लोग जो चले गए वहां रहते हैं शहरों में, एक छोटा सा मकान बना के 2 BHK और उसमें रहते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते, व्हाइट कॉलर जॉब जिन्हें कहते हैं, उनको सबसे ज्यादा मिर्ची किसान से लगती है। जैसे ही किसान के बारे में कोई बात आती है तो वो कहते हैं टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे कैसे दे दोगे आप किसान को, किसान बेईमान है, किसान ले लेता है पैसा लौटाता नहीं। भाई साहब बहुत सोने हुआ करते थे गांवों में, आपने देखी होंगी पहली पुरानी महिलाएं जिनके पास पक्के जेवर हुआ करते थे, खड़ुआ खंगवाई जिन्हें कहते हैं, सीता रानी हमेर जिन्हें कहते हैं, आज दिखाई देते हैं कहीं सोने। किसान का सोना भी बिक गया, किसान की जमीनें भी बिक गई, किसान का पशु भी बिक गया। कहाँ है भाई? हर एक घर में 10-20 भैंसें रहा करती थी, 10-20 2-4 बैल रहते थे, 2-4 बकरियां रहती थी, भेड़े रहती थी। कहाँ है, किस गांव में आपको दिख रही है पशु भी हमारे बिक गए, कट गए। अच्छा नहीं लग रहा था हमको, मजबूरी थी किसान की। अब हमारे पास पशुधन नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जमीनें हमारी बट गई है, ज्यादातर बिक गई, और वो रही बची भी गिरवी रखी है बैंकों में, कहीं ना कहीं बैंकों में गिरवी रखी हैं,
और सम्मान से तो हर एक आदमी जीना चाहता। तो टैक्स पेयर जी, जब आपके लिए जब किसी अडानी जैसे सेठ जी का पैसा जब माफ करती है सरकार, राइट ऑफ कह देते हैं उसको, राइट ऑफ बोल के, और सरकार 7,000 करोड़ 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ माफ कर देती है राइट ऑफ करके, तब आपके टैक्स का पैसा नहीं जाता। लेकिन किसान की बात आते ही हमारा टैक्स का पैसा ऐसे कैसे दे दोगे साहब? तो टैक्स पेयर बाबू कभी सवाल करके देखिए, जो मेहुल चौकसी जैसे लोग, जो नीरव मोदी जैसे लोग, जो विजय माल्या जैसे लोग, हर्षद मेहता जैसे लोग, या फिर घोटालों की बात करें, घोटालों पे कितने बोलते हैं आप? कॉमनवेल्थ पे कितना बोले थे आप? 2G स्पेक्ट्रम पे कितना बोले थे? कॉल ब्लैक आवंटन पे कितना बोले थे? अब्दुल कलीम तेलगी पे कितना बोले थे? तब आपकी जबान नहीं चलती। किसान की जब बात आती है तो आपका भी मुंह जो है, मुखर जबान इतनी लंबी हो जाती, बोलने लगते हैं आप लोग। आप इस देश के किसान को नहीं मार रहे, मैं इस देश की सरकारों से कह रहा हूं, मैं इस देश के उन व्हाइट कॉलर्स जो टैक्स पेयर्स जो बनते हैं ना, सबसे ज्यादा उनसे चिढ़ आती है। किसान की बात आते ही सबसे पहले वो मुखर हो जाते हैं। आप कभी बोल के देखिए, आपकी जबान पकड़ लेगी सरकार, आपकी जबान पकड़ लेगी इस देश के पत्रकार, लेकिन किसान में आपकी कोई बात, आपसे कोई कहने वाला ही नहीं है। तो किसान के ऊपर आप प्रहार करते रहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो देश अपनी मिट्टी को मारता है, जो देश अपने किसान का नहीं, जो देश अपने जवान का नहीं, वो देश आत्महत्या के रास्ते पे बढ़ रहा होता है। और आज यही हालात दिख रहे हैं। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े तक गायब कर दिए जाते हैं, किसानों को MSP की गारंटी नहीं दी जाती, किसानों के खरीद केंद्रों पर माल खरीदा नहीं जाता, उल्टे पुल्टे भावों पर सेठ लोग खरीद लेते हैं। 1,300 रुपए बिका था बाजरा, 1,300 से 1,600 रुपए तक, और वही बाजरा 2 महीने बाद लाला जी ने पैकेट में डब्बे में बंद करके 2,300 से 2,400 रुपए बेचा था। 2 महीने बाद किसानों ने बोया, सिंचाई करी, काटा, समेटा, इकट्ठा किया, उत्पन्न किया, जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, और उसके बाद में किसान को क्या मिल रहा है? 1,300 से 1,400 1,500 रुपए के, लास्ट 1,600 रुपए पर क्विंटल के दाम। और लाला जी ने बैंक से पैसा उठाया, उनके घर में पैसा नहीं उठता, इस बैंक से लिमिट बनवाई, उस बैंक से लिमिट बनवाई, और माल खरीद लिया किसान का। क्योंकि आपसे पूछा इतने रुपए, आपने पूछा इतने रुपए, रेट ही एक ही है, कोई 10 रुपए फालतू लगा देगा, कोई कम लगा देगा। अब जाए कहाँ? बेचना तो है ही। उसके बाद में 1 महीने जैसे ही स्टॉक किया, और फिर किसको? हम जैसे आम लोगों को। लाला जी कितना खाते हैं अपने घर पे ना? हम जैसे आम लोगों को दूर शहरों में मजदूरी करते हैं, खेती नहीं है। या आप जैसे लोग जो व्हाइट कॉलर्स, आजकल तो आप डिमांड और कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर्स लोग डिमांड कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक लाइए सर, कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। डिमांड कर रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक उगाइए, फ्रूट्स सब्जियां भी ऑर्गेनिक उगाइए, जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उगाइए, क्योंकि कैंसर हो रहा है हम लोगों को। श्रीमान जी, जब जैविक तरीके से उगाएंगे, उगाना हमें आता है, जैविक शब्द भी हमारा है, प्राकृतिक शब्द भी हमारा किसान का ही है, लेकिन जब उगाएंगे तो जो पैदावार 40-50 मन का बीघा जो होती है, वो 15-16 या 20 मन के बीघे पे आके टिक जाएगी। और जब इन रेटों में हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा, उन रेटों में, उन पैदावारों में कैसे चल पाएगा? तो श्रीमान वो लाला जी जो है आपको फिर आराम से 700-800 रुपये महंगा करके हर चीज को बेच देते हैं। अभी आपने 200 रुपये लीटर लिया ना दूध, वो सरसों का तेल, कड़वा तेल, अभी क्या रेट है? 5,000 से 5,500 हमसे चला जाएगा। उसके बाद में फिर लाला जी आपको उन्हीं रेट सरसों या उसका तेल, उसकी खल हम जैसे लोगों को, किसानों को, और तेल आप जैसे लोगों को बेचेंगे। सिस्टम बदलना चाहिए श्रीमान, सिस्टम बदलना चाहिए। सिस्टम को जब तक नहीं बदला जाएगा तो ये किसान इस हालत में मर जाएगा, और जिस दिन किसान मर गया उस दिन ये देश मर जाएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अभी भी समय है। किसान अंधाधुंध जो केमिकल्स का प्रयोग कर रहा है ना खेती में, मजबूरी है उसकी, उसके बच्चे भी तो उसी को खा रहे हैं, उसको नहीं हो रहा। गाँव में कितने % हार्ट अटैक बढ़ गए, कितने % मरीज? WHO की रिपोर्ट के अनुसार भाई साहब 10 में से 3 औरतें और 10 में से 2 पुरुष कैंसर की चपेट में हैं।
हम नहीं जानते क्या, किसान नहीं जानता क्या, लेकिन मजबूर है, क्या करें। तो किसान को बचा लीजिए बाबूजी, नहीं तो हम तो मरेंगे ही, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। किसान मर गया तो नोट नहीं खा पाएंगे आप ये कंप्यूटर नहीं खाओगे, आप सॉफ्टवेयर भी नहीं खाओगे। आप जो टेक्नोलॉजी पे इतरा रहे हो ना बहुत ज्यादा, ये नोटों पे कि हमारे तो सब बैंक के अकाउंट में इतनी सिक्योरिटी सेफ है, ये हमने बीमा भी करवा रखा, हमने तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन ना तो आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खाओगे, ना आप LIC की और पॉलिसियां खाओगे, ना आप जो पेंशन आएगी बुढ़ापे में वो खा पाओगे। खाना तो आपको अनाज ही पड़ेगा, आप कोई भी औजार नहीं खा सकते। आपकी कंपनी क्या बनाती है, टाई बेल्ट जूते पर्स पैंट जीन्स पंखा टीवी वॉशिंग मशीन फ्रिज AC क्या बनाती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करते नहीं खा पाओगे आपको अनाज खाना पड़ेगा, वो भी शुद्ध अनाज। पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, नपुंसकता की तरह आप बढ़ रहे हैं, शुगर आपका हाई होता जा रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, औसत आयु कम होती जा रही है, शारीरिक क्षमताएं कम होती जा रही हैं, कद भी कम होता जा रहा है आदमी का, है ना। क्या हो रहा है, ये मजबूरी है किसान की, क्योंकि किसान को सिखाया भी उस समय के वैज्ञानिकों ने, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन बताया सरकारों ने, हरित क्रांति हुई कि फलाने खाद उर्वरक प्रयोग करिए, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। और प्रोडक्शन हमें इसलिए जरूरी है कि उस जमाने में जो है 100 ग्राम अन्न प्रति व्यक्ति का आंकड़ा था देश के अंदर, जो चावल और अनाज की जो भी पैदावार थी, मोटे अनाज के इत्यादि, तो 100 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से, पर डे के हिसाब से हम अनाज उगा पाते थे। वो कम से कम 100 ग्राम में तो नहीं चलेगा ना, 300-400 ग्राम अनाज तो खाई जाता है आदमी, 300 ग्राम 250 ग्राम तो खाई जाता है, इसका कम खाते, पहले ज्यादा खाते थे लोग। तो बताया कि साहब हरित क्रांति करनी है, प्रोडक्शन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना है, तो फलाने तो हमने लगाए हो। उस समय तो और ज्यादा अनपढ़ था आदमी, जो बताया पहले तो डरा काफी, लेकिन समझाया लोगों ने, आप जैसे पढ़े लिखे लोग आए, उन्होंने समझाया कि ये यूरिया है, इसको इसमें ये नाइट्रोजन फलाना ढिमका है, लोगों ने कहा ऐसे सीख गए देना। फिर सब और चीजों का प्रकोप हुआ तो दे केमिकल, दे पेस्टिसाइड, दे हर्बिसाइड, तो अभी क्या हुआ, जहरीला हो गया खाना जहरीला, किसान मजबूरी में उगा रहा है। किसान को कोई जरूरत नहीं है, अगर उसके बच्चे पल जाए, किसान से ज्यादा संतुष्ट रहने वाली कौम तो हिंदुस्तान में दूसरी नहीं है। किसान से सीधी कौम, किसान से ज्यादा संतुष्ट और भोली कौम तो इस संसार में दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इतनी भोली और इतनी सीधी और संतुष्ट कौम ये नहीं होती तो 70 सालों से जो लोग बैठे हैं, जिनके चेहरे लाल हो रहे हैं, AC गाड़ी में चलते हैं, AC केबिन में रहते हैं, उन लोगों का फायदा नहीं उठा रहे होते, इनकी छाती पे मूंग दल के दलिया धर रहे हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि सीधे लोग हैं। और हम आज भी नहीं चाहते महाराज कोई क्रांति, कोई झगड़ा, हम आज भी नहीं चाहते। हम सिर्फ हमारा हक चाहते हैं, हमें हमारी MSP दे दो, हमारा बीमा सुनिश्चित कर दो, समझे। हमारे खेतों में जो आवारा पशु है उनको, मतलब मैं नहीं कहता कि उनको काटी कट्टी ले जाइए, वो मेरे सारे के सारे प्राणी संसार में हमारे वसुधैव कुटुंबकम के हिस्सा हैं, हमारे कुटुंब के हिस्सा हैं। हम जानते हैं कि मधुमक्खी नहीं होगी तब भी हम चौपट हो जाएंगे, हम जानते हैं कि दीमक नहीं होगी तो पूरे के जो ढेर जो इकट्ठे हो जाएंगे कैसे सड़ेंगे। हम तो जानते हैं चींटी नहीं होगी तो जमीन के अंदर जो है डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा, तो कैसे। हम जानते हैं, हम किसी को, सब हमारे मित्र हैं, और हम तो शस्त्रुओं से भी प्रेम करने वाले लोग हैं यार। मकड़ी भी खेत में नुकसान करती है ना, तो हम भी जो सोचते हैं अभी तक सीमा में नहीं छिड़के इसके ऊपर दवा, लेकिन अब जो है हम मरने वाले हैं। और आज ये वीडियो आज भी नहीं बोलने वाला था मैं, लेकिन ये हालात जो उपेक्षा पूर्वक रवैया इस देश में मीडिया का, नेताओं का, और जो लोग AC में रहते हैं, मुझे AC से कोई चिढ़ नहीं है, नफरत नहीं है, लेकिन नफरत तब होती है जब आप AC में बैठ के और 48 डिग्री टेम्परेचर पे तपने वाले किसान के बारे में अपनी राय रखते हो। मुझे आपके AC से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार मेरे शब्दों में AC शब्द आ गया ना, तो अब ये मैं समझ ना था आपके AC से मुझे दिक्कत है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप AC में रहेंगे तो आपका उस हिसाब का वातावरण बनेगा। हम तो 48 डिग्री टेम्परेचर में भी मस्त हैं, बाइक पे 40 डिग्री टेम्परेचर में आराम से चले जाते हैं,
और अगर माइनस में भी आ जाए, पाला भी पड़ रहा तब भी अभी बाइक अपने ठीक ठाक मस्त है, क्योंकि हम स्वस्थ हैं। और स्वस्थ हम तभी रहेंगे जब हम प्रकृति के साथ एक होकर रहेंगे, ये हम जानते हैं। लेकिन श्रीमान, जब आप वहां बैठ के फैसले करते हो हमारे और 1 मिनट में कह देते हो कि टैक्स पेयर का पैसा है, सब किसानों के लिए नहीं जाना चाहिए, मत दीजिए, हमें हमारा हक दे दो, हम भीख नहीं मांग रहे आपसे। और मैं किसान भाइयों और किसान भाई के सभी शुभचिंतकों से ये कहना चाहूंगा कि ये देश अब इस मुकाम पे है, या तो अपने हक के लिए लड़ो, नहीं तो मारे जाओगे। अगर किसान की अब नहीं सुनी गई और किसान की खेती में व्यापक बदलाव नहीं किए गए, किसान को व्यापक सपोर्ट नहीं दिया गया, किसान के लिए अगर उत्थान के लिए काम नहीं किए गए, तो उस मुकाम पर आप खड़े हैं। एक तो हमारी जमीन जहरीली होती जा रही है और हमारा खाना जहरीला होता जा रहा है, और किसान की स्थिति इतनी कमजोर दर। टिड्डी आई थी पिछले साल, याद नहीं होगा किसानों को, याद होगा जिनके खेतों में आई थी टिड्डी। 100 साल बाद टिड्डी आई, पता नहीं कहां से आ गई, कर गई चौपट। उसके बाद फिर अनावश्यक वर्षा हुई, उसके बाद बाढ़ें आई 2-3 राज्यों में, याद होगा। बहुत जल्दी भूल जाता है हिंदुस्तान का आदमी, लेकिन फिर तो कहाँ कितना क्या राहत दे दी। पूछा किसी ने जाके जिन किसानों की पूरी तरह से खेत में से उपजाऊ मिट्टी तक बह गई थी, फसलें तो वही उपजाऊ मिट्टी भी बह गई। देखा किसी ने, सोचा, उसके बाद में विचार किया, जो चीप चीज टीवी पे चली, कुछ दिन खबर अखबारों में चली, तब तो आपको कुछ दिन विचार किया, सोचा, उसके बाद विचार किया उनका हुआ क्या, किसानों का, उनके कटान रोकने के लिए क्या व्यवस्था करी गई, उनकी मिट्टी के लिए क्या दिया सरकारों ने, या संस्था जो बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी संस्था लेके लोग बैठे, हम देश के उत्थान के लिए काम करते हैं, साहब फलाना चैरिटेबल ट्रस्ट जिनका, क्या करके आए वहां उनके लिए। या टिड्डी वाले किसानों से पूछा कि तुम्हारा खा गई, तुम्हारे लिए बचा है कि नहीं भोजन, खुद के बच्चों के लिए, पशुओं के लिए चारा बचा है कि नहीं। 8 दिन बाद भूल गए टिड्डी का प्रकोप भी, वाले का भूल गए। मुझे किसान से ज्यादा चिंता आप लोगों की है। किसान फिर भी अपने लायक उगा लेगा कहीं किसी कोने में, लेकिन स्थिति ये हो जाएगी। मैं सारी चीजों को एक आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं, लेकिन वो आंकड़े सारे आप खोज लेना कि मिट्टी की हमारी जो जैविक गुणवत्ता है वो कहाँ पहुंच गई है, कितने % जीवाणु हमारी मिट्टी में। क्योंकि आज सारी चीजें भी तो पड़ी हैं गूगल पे, बहुत आसान सा माध्यम है, सर्च कर लेना, खतरनाक लेवल पे है। जो जीवाणु होते हैं, मिट्टी को सजीव बोलते हैं ना, मिट्टी सजीव होती है। जब 1 चम्मच मिट्टी हम जमीन में से उठाते हैं, कई अरब जीवाणु उसके अंदर होने चाहिए, तब वो पूरी गुणवत्ता, जन्म देने की क्षमता कहां से आती है, जीवन से। मरी माँ तो बच्चे को जन्म नहीं देती, समझ रहे हो ना। तो मिट्टी जन्म देती है विभिन्न वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को। कैसे? कीड़े मकोड़े मिट्टी में ही तो होते हैं पैदा, चाहे वो शत्रु कीट हो, मित्र कीट हो। जन्म कहां से देती है? मिट्टी सजीव है। और सजीव क्यों है मिट्टी? इसलिए सजीव है कि जब 1 चम्मच मिट्टी यानी अगर उठाते हैं तो उसमें कई अरब जीवाणु उसमें होने चाहिए, लेकिन हमने दे पेस्टिसाइड, दे हर्बिसाइड, दे DAP, दे पोटास, न जाने क्या क्या, याद भी नहीं आ रहा ना। तो कहां पहुंच गया लेवल, देख लेना, चेक कर लेना। जल स्तर का तो आपको पता ही है कहां पहुंच गया, कितना काम हो रहा है जल प्रबंधन पे। अखबारों में, टीवी में खबरें चलती हैं, सालों के नाम रख दिए जाते हैं, जल संचय वर्ष, भूजल संरक्षण वर्ष, पता नहीं न जाने क्या क्या ऐसे। लेकिन कितना काम हो रहा है, कहाँ कितने जल को संचय कर लिया, कितना लेवल बढ़ा लिया। आता है पानी बह जाता है, पानी का स्तर खराब, मिट्टी जो उपजाऊ जो लेयर है उसकी भी हालत खराब, और खाने में है केमिकल्स की मात्रा बीजों में पशुओं के दूध तक में उतर गई है, क्योंकि वही चारा पशु खा रहे हैं जिनमें केमिकल देके उगाया जा रहा है, और वही अनाज हम खा रहे हैं जिनमें केमिकल देके उगाया जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्षमता कम होती जा रही है। तो इसलिए एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, किसानों के साथ खड़े हो जाइए। किसानों के साथ खड़े होने का मतलब आप अपने देश के साथ खड़े हैं, और आप अपने स्वयं के साथ न्याय कर रहे हैं। और किसान के साथ अन्याय करने का मतलब सीधा सीधा आप अपने साथ, अपने देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। विचार जरूर कीजिएगा। किसान बहुत बुरी स्थिति में है,
आज तो किसान बहुत दुखी है। प्रयास कीजिए, हो सके तो एक प्रकार की देश सेवा है। अगर आप देश के, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम क्रांति जब हुई थी आजादी के लिए तो हम नहीं थे, नहीं हम भी लड़ते अंग्रेजों से। भैया देश पे आप यही एहसान कर लीजिए, किसान को बचा लो, देश बच जाएगा। बहुत जरूरी है।